हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर से जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, सिविलाइजेशन। व्हाट इज सिविलाइजेशन? ठीक है, एंड व्हाट इज कल्चर? अगर कोई जानते हैं तो बताइए। ठीक है, इनके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, ये आपका लिटरेचर में चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज सिविलाइजेशन? किन्हीं, हाँ बोलिए। अगर किन्हीं को पता है, ऐसे इसका हिंदी होता है सभ्यता और इसका हिंदी होता है संस्कृति। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो यही रेज करता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। ठीक है, और कल्चर? देखिए, सिविलाइजेशन जो है वो आपका कन्वर्टेबल है, समय के साथ वो चेंज होता रहता है। लेकिन संस्कृति जो है वैसे चीज़ों जिसका हम लोग वर्षों से उसके नियम और कानून का पालन करते आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लो शादी विवाह, वह जो रिचुअल प्रथा जो है वो सब अभी भी कायम है। कोई अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो 10-12 दिन का जो प्रोसेस होता है वो सब क्या है? संस्कृति है। कल्चर क्या है? कल्चर है जो समय के साथ दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हो। जैसे आपका पहनावा, पहले के शिक्षक लोग क्या करते थे? धोती कुर्ता पहनते थे, अभी जीन्स पैंट पहनते हैं। पहले के विद्यार्थी भी क्या करता था? पेड़ के नीचे बैठ के स्कूल का शिक्षा ग्रहण करता था, लेकिन अब वो ऐसा प्रथा तो रहा नहीं। तो जो हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, दिन प्रतिदिन उसको हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब बिहेवियर को ला रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, वह आपका सिविलाइजेशन है। और जो वर्षों से अभी तक कायम है, जिसके नियम कानून को हम लोग विधिवत फॉलो करते आ रहे हैं, वो आपका संस्कृति है। तो वहीं भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी जो है वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बहुत सारा पूछा जाता है। लंबी कहानी है, अगर आज ख़त्म नहीं होगा तो अगले पार्ट में ख़त्म करेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। सही है, उसको सही कर दो वहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, हिला ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो आपको पता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, और मरे कब थे? 1948 में। ठीक है, मरे नहीं, मारे गए। ठीक है, नाथूराम गोड्स के द्वारा। ठीक है, तो कहा जाता है कि पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। वो किस रूप में जाने जाते हैं? बापू के रूप में और फादर ऑफ नेशन के बारे में, मतलब राष्ट्रपिता के, है ना। कहता है वाज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। ठीक है, तो क्या थे? पॉलिटिशियन से कहीं ज़्यादा वो आध्यात्मिक क्या थे? लीडर थे। ठीक है, पॉलिटिशियन और लीडर में क्या अंतर है? पॉलिटिशियन जो होता है जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेलता है, और लीडर जो होता है वो जनता की सारी समस्याएं का सॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो वो क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। कौन? महात्मा गांधी। पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन उससे ज़्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, कहा जा रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस। कहते उन्होंने बिल्कुल सफलतापूर्वक ट्रूथ और नॉन वायलेंस, ठीक है, ये पूछता रहता है, चाहे आप जानते ही होंगे। गांधी जी के 2 हथियार कौन थे? ये थे आपका, ठीक है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। ठीक है, जिन्होंने वो मुख्य हथियार के तौर पे अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, कब? जब हमारे यहाँ ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे तब, और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने ट्रूथ और अहिंसा का पालन किया। ठीक है, चलिए,
कहा जा रहा है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वो बीच में चले गए थे पढ़ाई लिखाई करने। कहाँ गए थे पढ़ाई लिखाई करने? गांधी जी कहाँ गए थे पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, जिसको बिलायत के नाम से भी जानता था पहले। पढ़ लिख के कहाँ जाएगा? बिलायत जाएगा, यानी इंग्लैंड की बात करता था। फिर वो वहाँ से लौटते हैं और साउथ अफ्रीका जाते हैं एक केस के सिलसिले में, अब्दुल्ला एंड कंपनी के सिलसिले में। ठीक है, और वहाँ से फिर वापस वो कब आते हैं? 1915 में आते हैं। ठीक है, 1915 में। ठीक है, और 1915 से लेके 1948 तक भारतीय राजनीति में क्या रहे? हमेशा सक्रिय रहे। ठीक है, तो कहा जाता है कि वो 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति में क्या किए? अपने आप को डोमिनेट किए। कहता है कि ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कहता है कि उनको मतलब वो मरे एक कट्टरपंथी के द्वारा। कितने तारीख को? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। कहता है कि हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड न्यूमरियस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। ठीक है, तो पूछता है कि गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी कौन था? ठीक है, ऑटोबायोग्राफी समझते हो क्या होता है जी? बताओ। बायोग्राफी समझते हो? बायोग्राफी भी नहीं समझती? बायोग्राफी होता है जैसे मान ली दूसरे की ज़िंदगी के बारे में अगर हम वर्णन करें, ठीक है, चाहे मेरी ज़िंदगी के बारे में कोई और वर्णन करे, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। लेकिन एक मनुष्य खुद की ज़िंदगी के बारे में खुद अगर वर्णन करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो इन्हें ऑटोबायोग्राफी लिखा था, क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखा यंग इंडिया के लिए। ठीक है, और कहता है कि उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पे भाषण भी दिया। ठीक है, और उनसे वो पता चलता है कि बिल्कुल एक वास्तविक थिंकर नहीं, साथ साथ वो अंग्रेजी के बहुत बड़े क्या थे? ज्ञाता भी थे। ठीक है, बात समझ में आई? कहता है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। कहता हम लोग जो अभी प्रेजेंट में जो पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इससे हमें ये पता चलेगा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी भी साउंड का मतलब होता है एक आवाज़ होता है, एक साउंड का मतलब होता है गुड। तो जो हमारी जो नींव डाली गई थी सभ्यता और संस्कृति की, विद द पैसेज ऑफ टाइम सबका चेंज होता गया, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी भी क्या है? अच्छे कंडीशन में है। और इस हम लोग ये चैप्टर के माध्यम से यही जानेंगे। कहा जा रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल विंग। यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया, एक आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन और एक आपका इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं करते ही जा रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे बोला है कि भारत वेस्टर्न का जो मतलब सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी होता है मेटरलिस्टिक लाइफ जीने के बारे में, ठीक है, भोग विलासता के बारे में, ऐशो आराम के बारे में क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन ज़्यादा आती है। लेकिन भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो नैतिकता को क्या करता है? बढ़ावा देने का काम करता है। तो इतना हमारे गांधी जी के बारे में हो गया, और वो इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो हो गया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपका यहाँ पे अस्तांजा 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसमें से आ जाएगा ना, कुछ नोटिस करना। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ना, यंग इंडिया देखने का, कब से कब तक डोमिनेट किए हैं? 1915 से 1948। कब मरे? क्या वायलेंस था, मतलब ट्रू विपॉन्स था। तो ये सब तो मोटा मोटी बात हम लोग बचपन से जान रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, अब आइए इधर कहा जा रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है, एक एक लाइन का मतलब समझो। ठीक है, कि मैं विश्वास करता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, ठीक है,
उसे दुनिया में कोई भी इसे ख़त्म नहीं कर सकता। बात समझ में आई कि जो मैं विश्वास करता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है वह पूरे विश्व में कहीं कोई भी इसको क्या कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है, कोई भी इसे प्रभावित नहीं कर सकता है। कहता है कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। कहता है कि सीड्स मतलब क्या होता है, बीज, और सोन मतलब होता है बोना। कहता है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बराबरी कर सकता है, किससे, भारत की सभ्यता और संस्कृति से। जो बीज सभ्यता और संस्कृति का हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है। कहता है कि रोम वेंट, ग्रीस शेयर द सेम फेट, माइट ऑफ द फरोज वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड एंड चाइना नथिंग कैन बी सेड, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। ठीक है। यहाँ पे कुछ देश का नाम लिया जा रहा है। जैसे आप पुराने पिक्चर देखते हैं अगर हॉलीवुड वगैरह है ना, देखे हैं, तो उसमें रोम वगैरह का बहुत चर्चा रहेगा। बहुत पहले हम लोग देखते थे मम्मी पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 3, 4 देखा ना, भूत वाला, इजिप्ट की में उसमें कहानी है। फिर आप कोई ऐसा मूवी देखिए, पोम्पाई वगैरह देखिए जिसमें आपका इटली वगैरह का होगा, है ना, 300 देखो, तो वो सब में क्या है, पहले की सभ्यता और संस्कृति के बारे में वर्णन करता है। किसके बारे में, जो भारत मतलब विश्व में पहले से कहीं सभ्यता था। जैसे रोम और ग्रीस, उसकी एक अलग ही सभ्यता थी। ठीक है। मिस्र में रहता था फारोज, उसके शासक को क्या बोलते थे, फारोज। पूछेगा कि फारोज कहाँ के शासक था, तो मिस्र का। कहता कि माइट ऑफ फारोज वाज ब्रोकन। माइट इज राइट नहीं होता, जिसकी लाठी जिसकी भेंट, तो यहाँ माइट का मतलब शक्ति हुआ, अधिकार हुआ, पावर हुआ। तो कहता है फारोज की शक्ति क्या हो गई, खत्म हो गई। बहुत सारे आप मूवीज में देखेंगे जापानीज भी कल्चर दिखाया जाता है, तो जापानीज हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान क्या हो गया, पूरा का पूरा वेस्टर्न हो गया। हम लोग से तो कहीं 50 साल 20 साल आगे ही चल रहा है वो। आपको पता है दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन है वो बनाया था, जापान बनाया था, और 2020 तक जितना भी रेवेन्यू आया वो सब कहाँ पैसा गया, जापान के पास गया। बात समझा। हाँ, तो बहुत डेवलप किया गया, वेस्टर्नाइज कब का हो चुका है। वही बात की जा रही है, चाइना नथिंग कैन बी सेड। चाइना के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। चाइना क्या किया, एक अच्छा काम क्या किया कि जितना भी पुराना इतिहास था सबको जला के राख कर दिया। बोला कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पुराने चीज़ को भूलना पड़ेगा। ठीक है, सब खत्म कर दिया जला के, उसका भी कोई अब बचा ही नहीं, है ना। कहता है बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया क्या है, अभी भी है, सम हाउ, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, साउंड एट फाउंडेशन। कहता है कि अच्छी स्थिति में, उसकी जो मतलब नींव थी वो भी क्या है, भी अच्छी स्थिति में है। तो रोम की बात हुई, ग्रीस की बात हुई, ठीक है, मिस्र के राजा की बात हुई, जापान की बात हुई और चाइना की बात हुई। इन सबका सिविलाइजेशन क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, कहीं नामो निशान नहीं बचता है। लेकिन इंडिया अभी भी क्या है, ऐसी अवस्था में है जिस अवस्था में हमारे पूर्वजों ने इसको रखा था। ठीक है। अब आगे है, कहता है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम which exist no longer in their former glory. In trying to learn from them, the Europeans imagine they will avoid the mistake of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. ठीक है। अब बात समझिए, एक समय में रोम जैसे और ग्रीस जैसे देशों का क्या था, दबदबा था। आप जितना भी बड़े ऑथर्स का नाम सुनिएगा, दार्शनिक का नाम सुनिएगा, सब आपको उधर से ही मिलेंगे। एरिस्टोटल का नाम सुने हैं आप, जिनको अरस्तु बोला जाता है, प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब जितने भी ज्ञानी लोग थे सब रोम के थे, ग्रीस के थे। बात समझें। और जितने भी यूरोप के लोग थे वहाँ से सीखते थे, कहाँ से, इटली और ग्रीस से, रोम से और ग्रीस से, है ना, कि खाए भाई हमको कुछ सीखने को मिल जाए। लेखक वही तो बताना चाहते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। कहता है कि यूरोप के लोग जो थे वो सीखने का काम किससे करते थे, ग्रीस के और रोम के लोगों से, उनके विचारों से प्रभावित होकर वो कुछ सीखने का काम करते थे। कहता है कि विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। लेकिन अब रोम और ग्रीस की कोई ऐसी ख्याति नहीं रह गई। फॉर्मर का मतलब क्या, पहले की, तो वो पहले वाली वैसी स्थिति उनकी नहीं रह गई। ठीक है। कहता है कि इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम
द यूरोपियन इमेजिन्स दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज देयर पिटेबल कंडीशन। लेकिन यूरोपियंस लोगों ने क्या किया, उन्होंने इमेजिन किया कि जब उतने बड़े बड़े साम्राज्य, सभ्यता, संस्कृति वाले देश क्या नहीं बचें, तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है ना। जो मिस्टेक रोम के आदमी ने किया, जो मिस्टेक ग्रीस के लोगों ने किया, वो हमें मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? यूरोप के लोग बोल रहे हैं। और वो इनकी स्थिति कैसी है कि पिटिएबल कंडीशन हो गया, मतलब दयनीय स्थिति हो चुकी है। किनकी? रोम और ग्रीस की। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। कहता है इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड इट्स हर ग्लोरी। ठीक है, कहता है इन सबों के बीच, इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, मतलब मूवेबल नहीं है, वो अचल है, एक जगह पे टिका हुआ है। कौन? इंडिया। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसका क्या है? खूबसूरती है, ख्याति है। ठीक है, ग्लोरीफाई करना मतलब समझते हैं ना, ग्लोरी का मतलब होता है यहाँ पे मैग्निफिकेंस कह सकते हैं, ब्यूटी कह सकते हैं, मतलब यही इसका सुंदरता है। क्या? कि भारत इन सबों के बीच में अभी तक वो क्या है? अचल है, बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा है ना। ठीक है, कहता है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इनोग्रेंट एंड स्टोलिड दैट इज इट नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। ठीक है, अब देखो, अब एक शहर का लड़का रहेगा, एक गांव का लड़का रहेगा, इमेजिन करके बताते हैं। तो शहर का लड़का का थोड़ा सा कल्चर अलग रहेगा, कपड़े लत्ते थोड़ा कूल वूल बनने के लिए इधर उधर अपना करते रहते हैं। गांव का लड़का तेज़ तराज भी है, लेकिन उतना उसको कुछ फैशन वैशन से मतलब नहीं रहता। तो शहर का लड़का क्या करता है? गांव के लड़के पे ताना मारता है, नहीं तू गवार है, चही है, चहू है ना। तो वो लोग जजमेंट करते हैं कपड़ों के हिसाब से, आपका आउटर लुक के हिसाब से, है ना। ये सब चीज़ें बहुत चलता है। ठीक है, जो जैसा संस्कृति में पढ़ा बला है, अगर वो गाँव से है तो उसको लगेगा कि नहीं भाई हम चलो कंफर्टेबल हैं, ठीक ठाक है। लेकिन जो हमेशा से शहरों में रहा है, तो शहर वाला उसको देखेगा वक्त इसका क्या है, रहन सहन ठीक नहीं है, भले उसके पास नॉलेज ना हो, कोई और क्वालिटी ना हो, क्षमता ना हो, लेकिन लोग जजमेंट इस आधार पे करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कंडीशन इंडिया का भी वैसा ही हो रहा है। और जो बाहरी देश के जो लोग हैं, वेस्टर्न जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? हमेशा ताना मारते हैं, किसको? इंडिया को, कि यहाँ के जो लोग हैं पूरा का पूरा अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब इन्हें जीने का तरीका मालूम नहीं है। कहता है इग्नोरेंट है, मतलब मूर्ख हैं, स्टोलिड हैं, मतलब बहुत कम सोचने वाले, बहुत कम विचार करने वाले हैं। ठीक है, बुद्धिमान नहीं है। बात समझ में आया? ये सब कौन बोल रहा है? बाहरी जो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं इंडिया के लोगों के बारे में। ठीक है, कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, और यह बिल्कुल असंभव है ना, कि लोग जो हैं उसके एडॉप्ट कर सकें किसी प्रकार के बदलाव का। अगर हम भारतीयों के लोगों को उस बदलाव भी लाना चाहें तो बदले नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सब ताना मिल रहा है किसको? भारतीय लोगों को, भारतीय सभ्यता को। ठीक है, कहता है कि इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट दैट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑफ द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, वी डेयर नॉट टू चेंज, many thrust their advice upon India and she remains steady, this is her beauty, it is the sheet anchor of our hope। अब आगे कहा जा रहा है कि इट इज़ रियली चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। अच्छा, किसी व्यक्ति का गुण है शराब नहीं पीना, मान लिए चला जाए, तो चार शराबी क्या बोलेगा उसको? बक तो इंसान नहीं है, धरती पे आया हो, सब बना है काहे ला? खाने पीने के लिए बना है, सब खा पी के यहाँ से जाओ। अब एक व्यक्ति जो शराब नहीं पी रहा है, चार व्यक्ति उसको बोल रहा है ना, कि तू आदमी ठीक नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो इस व्यक्ति का वो मेरिट था कि वो बेचारा शराब नहीं पी रहा था, लेकिन चार व्यक्ति ने उसे क्या किया? नीचा दिखा दिया कि तुम सही नहीं हो। लोग स्मोकिंग करते हैं, नहीं, अभी तो लड़कियां भी कंसर्ट में जाने लगी है, देख रहा है ना। वो जो रोने वाला का अभी तक मीम्स रुका नहीं है। इंडिया में 7 दिन में 4-5 दिन में मीम्स कोई रुक जाता है, फिर वो नया प्रकट हो जाता है, लेकिन अभी उसका चलिए रहा है। ठीक है, तो कूल बनना एक प्रथा हो गया है ना। डूड, पहले दोस्त, फिर यार, फिर गाय हुआ, फिर डूड हुआ,
है ना। अभी बहुत कुछ चेंज आ रहा है। अभी कपिल शर्मा शो में को कान से बड़ बोला था, अरे पूकी पूकी बॉक्सर जो था, हाँ, तो वो सब अभी चलेगा, है ना। वही बात है, एक व्यक्ति सीधा साधा इंसान अपने मेरिट के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उस पर भी लोग ताना मार रहा है, चार्ज कस रहा है। नहीं, कई लोग होते हैं कूल बनने के चक्कर में, जाओ अभी मरीन ड्राइव जाकर देखो, NIT देखो, जो ना करना वही कर रहा है। तो ये पहले हमारी खूबसूरती थी कि हम अच्छे से रहते थे, लेकिन जब से ताना सुनने लगे हैं तब से लोग भी बदलने लगे। इंडिया में भी बहुत बदलाव आ गया है, ठीक है। खास करके जब से ये थोड़ा सा अपना डाटा वाटा का जो प्रॉब्लम दूर किया रिलायंस वाला, तब से तो ज़्यादा ही, जब तक 1.5 GB 2 GB ख़त्म ना करो रात में नींद नहीं आता है। अब तो 5G हो गया, अब चलते रहो 2000 रील्स, जब तक स्वाइप नहीं करेगा तब तक लगेगा इनकी आज कुछ किए हैं, है ना। थोड़ा सा हाथ दर्द करता है तब इंसान को उंगली लगता है चलो भाई मोबाइल चला लिए, अब पढ़ना चाहिए। नहीं, 1.5 महीने ये सबसे दूर रहो, हंस कर रहा है। तो कहता है कि वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। कहता देख भैया, भारतीय कल्चर जो बोल रहा है, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। कहता है कि एक्सपीरियंस करके, जैसे मान लिया जाए कि किसी चीज़ का ढांचा, ठेकुआ बनता है तो उसका ढांचा रहता है ना, आटा सान के सांचा ढांचा वही है, उस पर क्या करो, ठोक दो, बिल्कुल से क्या होगा, सॉलिड सा बन जाता है। तो यही तो भारतीय लोग कह रहा है कि भाई मैंने सब कुछ दुनिया में देख चुका हूँ और मैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ कि हम जिस सभ्यता में जी रहे हैं वो सभ्यता सबसे अच्छी है और हमें इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। वी डियर नॉट टू चेंज। कहता है यही तो इसकी खूबसूरती है और यही तो सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह जो है सुरक्षा कवच है हमारे भविष्य का, हमारे आशा का, हमारे आगे आने वाले दिनों का। इंडिया वाला सब जानता है, एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने अपने सभ्यता में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने की कोशिश नहीं किया। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, तू गवार है, तू ये है, तू वो है। अब करने दो। अब आइए पैराग्राफ नंबर 3 में, ठीक है। कहता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन है क्या? यह एक प्रकार का व्यवहार है। मोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार, ठीक है। तो यह एक प्रकार का व्यवहार है जो आदमियों को आता है। कब आएगा? जब आप अपनी ड्यूटी में तल्लीन रहिएगा, है ना। वही बात की जा रही है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, वो उस प्रकार का बिहेवियर है, उस टाइप का बिहेवियर है जो किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करता है उसके काम करने के आधार पे। समझ रहे बात को? वो आपके सिविलाइजेशन जो है आपके डेली लाइफ में आएंगे, आज है कल है नहीं देखता है। पहले शिक्षकों को प्रणाम करने का ट्रेडिशन क्या था? देखा तो साक्षात दंडवत मार दिया, बहुत पहले नहीं, फिर पैर छूके हुआ, फिर घुटना छूके हुआ, फिर कमर छूके हुआ, फिर यहाँ प्रणाम सर। अब सर भी है और 24 घंटा रूम में थोड़े ना रहेगा। अब रोड के उस साइड लड़का है, रोड के उस साइड सर है, लेकिन बोलता है प्रणाम सर, है ना। तो क्या हो गया? सिविलाइजेशन। हाँ होता है, कई बार तो हम खेल रहे होते हैं, इधर हम खेल रहे हैं उधर लेकर खेला, सर प्रणाम, है ना। हाँ तो वही वाला बात होता है। तो क्या कर सकते हैं, सिविलाइजेशन बदलता है नहीं। पहले गेट पे क्या लिखता था? अतिथि देवो भव। अब क्या लिखता है? कुत्तों से सावधान। नहीं, आगे क्या लिखाएगा? आगे क्या लिखाएगा सोचा है? क्या लिखाएगा जी? कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। हाँ सब धीरे धीरे बदलाव आ जा रहा है। नहीं, पहले शादी ब्याह होता था तो आदमी 6-7 दिन पहले छुट्टी लेके हल्दी फल्दी क्या क्या लगता था, है ना। दूल्हा दुल्हन बाद में बात करते थे जब शादी वादी हो जाता था तब। आज एक तो अलग ट्रेंड चल गया है, प्री वेडिंग फोटोशूट, समझा। वो कहाँ वो नाव पे ऐसे टाइटेनिक वाला पोज दिले है, तो कहीं NIT FNIT, तो क्या चल रहा भैया? तो प्री वेडिंग फोटोशूट है, मैंने शादी से पहले फोटोशूट और शादी के बाद शादी के बाद नहीं, शादी के समय फोटोशूट, ठीक है। अब देखो ट्रेंड चेंज गया। ये सिविलाइजेशन है, ये जो हम लोग को डेली लाइफ में जो चल रहा है ये सिविलाइजेशन है। जिसे हम लोगों ने चेंज नहीं किया वो संस्कृति है, ठीक है। वहीं बारे में बात की जा रही है कि सिविलाइजेशन आपके उस प्रकार के बिहेवियर को बताता है जिससे व्यक्ति को हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं उसके कर्तव्यों के आधार पे, ठीक है। और ये हमारे जीवन में प्रतिदिन आता है, इसको हम धीरे धीरे बदलाव भी करते हैं। कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। देखिए
आपका सिविलाइजेशन में क्या होना चाहिए कि आप जो कर्तव्य कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, और उस काम करने के आधार पे आप कुछ नैतिकता को भी ग्रहण करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरा काम है पढ़ाना, मैं अगर सिर्फ पैसे लूँ, मतलब घंटे के हिसाब से सिर्फ पढ़ाऊँ, आपका क्या कमी है नहीं कमी, अगर इसको मैं ऑब्जर्वेशन ना करूँ तो फिर वैसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें मॉरलिटी का मतलब होता है नैतिकता को थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस करना पड़ता है। आप काम के साथ नैतिकता भी कर सकते हैं, नैतिकता के साथ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या एक दूसरे के साथ कन्वर्टेबल टर्म है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वैसा बिहेवियर, वैसा सिविलाइजेशन डेवलप कीजिए जिसमें कि अगर आप कोई काम वाम कर रहे हैं तो उसके साथ नैतिकता का भी दिखे थोड़ा प्रभाव, ठीक है। कहा जा रहा है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ऑफ आवर माइंड्स एंड पैसन, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहता है कि जब आप मोरालिटी को लेके काम करिएगा, ठीक है, नैतिकता को सोचते हुए जब आप कोई काम करिएगा तो वह जो काम है आपका पैसन बन जाएगा। काम क्या बन जाएगा? पैसन बन जाएगा। वो काम आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि हमें ये काम करना है, ठीक है। जैसे ही नैतिकता अगर नहीं रखिएगा तो वो चीज़ें से आप उसमें आप फेलियर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि मोरालिटी को थोड़ा सा आप प्राथमिकता दीजिएगा तो वह जो आपके काम है हमेशा माइंड में रन करते रहेगा, और आप क्या कीजिएगा उस काम में पैसन होकर काम करिएगा। और आप लोग इस तरह के अच्छी तरीके से हम लोग का क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आवर सेल्फ्स मतलब खुद के, है ना। कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट्स फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम लोग गुजराती भाषा में बोले सिविलाइजेशन का मतलब, तो गुड कंडक्ट, गुड मतलब अच्छा, कंडक्ट मतलब बिहेवियर। तो गुजराती भाषा में गांधी जी ने सिविलाइजेशन के बारे में क्या बोला कि गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार ही क्या है, सभ्यता है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो तीसरा स्टैंजा में है वो किसका डेफिनेशन है, सिविलाइजेशन का। एग्जामिनेशन में पूछेगा व्हाट इज सिविलाइजेशन, तो आपको बताना पड़ेगा सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा। चौथा स्टैंजा कहता है कि इफ दिस डेफिनेशन टू बी करेक्ट देन इंडिया सो मेनी राइटर हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स दैन दिस इज एट शुड बी। कहता है कि अगर आपको लगता है, इफ का मतलब यदि आपको लगता है कि यह डेफिनेशन सही है, तो सो मेनी राइटर्स, बहुत सारे लेखक यहाँ पे ऑलरेडी दर्शा चुके हैं इस बात को कि नथिंग हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, आपको किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि एंड दिस एज इट शुड बी, और यह हमेशा, ये जो सभ्यता इस प्रकार का जो बिहेवियर है यही हमेशा बना रहना चाहिए। अगर हम अच्छी स्थिति में हैं तो हमें क्यों बुरी चीज़ों को सीखना किसी से, ठीक है। तो वहीं तो बोलते हैं कि अगर ये आप बात से सहमत हैं कि सिविलाइजेशन यह चीज़ है तो हमें किसी भी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। कहता है पाँचवा कि वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये पूछता है बार बार पेपर में, ठीक है, कि इसका अथी करके दिखाओ, अंडरलाइन कर लेना कि वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट्स एंड द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहता है कि देखो यह जो दिमाग है, हम लोग का जो माइंड है, बिल्कुल एक अशांत पक्षी की तरह है, ठीक है। कहता है कि द मोर इट हैज़, जितनी इतना मतलब चाहत है उतना उसके पास है, लेकिन द मोर इट वांट्स, लेकिन क्या है इसको और भी ज़्यादा इच्छा ग्रहण होती है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ हो, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ना दिमाग जो ये जो माइंड है उसमें खुरपाती दिमाग चलते रहता है। अगर आप अच्छा लाइफ जी रहे हैं, ईश्वर की कृपा से आप अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छे हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कामना करते हैं कि मेरे पास एक और गाड़ी हो, एक और बंगला हो, और सारे क्या हो, धन दौलत हो। तो उस चक्कर में वो क्या रहते हैं, परेशान ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और यह जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या है, पैटर्न है ना। वो लोग देखते हो मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीता है, करोड़ों की गाड़ियाँ, बंगले, पार्क, फलना ढेगना, 3-4 शादियाँ भी लोग करता है जम के। कई बार तो उसके बाल बच्चा भी अपने मम्मी पापा की शादी में जाते हैं, नहीं, हाँ, तो वो लोग अलग अलग स्टाइल है। हमारे यहाँ एक बार अगर शादी हो गया तो 7 जन्म के लिए बुक। अब बीवी बढ़िया मिला है चाहे ख़राब मिला है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 7 जन्मों के लिए क्या हो गया है, एक हो गया है। बात समझा, कोई बदमाशी नहीं अगला 7 जन्म तक। और वो लोग एक ही जन्म में 7 बार बदमाशी कर लेता है ना। हाँ, तो वही वाली बात है।
कहता है कि वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, है ना। हम लोगों ने नोटिस किया है क्या कि दिमाग जो है बिल्कुल एक अशांत पक्षी की तरह है, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ है, लेकिन वो क्या करता है, और पाने की चाहत रखता है। कहता है लेकिन फिर भी क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, फिर भी वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। कहता है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्रिडल दे बिकम, आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस एंड दैट दे saw that happiness were largely at a mental condition। कहता है कि और हम लोग क्या होते हैं ज़्यादा की चाहत में, ठीक है, कि ज़्यादा की चाहत में क्या होते हैं, बोले ना भी कि किसी व्यक्ति के पास अगर एक अच्छा सा घर है, लेकिन फिर भी उसकी चाहत होगा कि नहीं हमरा आओ कहीं से पैसा आवे और हम क्या करेंगे और घर बनाएंगे। तो उस स्थिति में उसका जो माइंड है अनब्रिडल्ड हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। अगर आप अच्छे खासे सेटिस्फाइड व्यक्ति हैं, अच्छा खासा आपकी ज़िंदगी चल रहा है, तो कई लोग होता है चलो भाई सब कुछ क्लियरेंस करते हुए, हेल्थ है, परिवार है, अपना खुद का बिजनेस है, अगर ग्रो कर रहा है नैतिक तरीके से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से मन में बैठा ही लिए तो आपका जो माइंड है वो तो पहले से अशांत है और वो क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। आप चाह के भी शांत नहीं रह सकिएगा। देखिएगा बड़े बड़े लोग होते हैं बीपी का दवा खाते हैं, है ना, नींद आने की दवा। अरे बड़े छोड़ो, आज की बात बता रहे हैं, शाम के 3:30 बजे 4 लड़के चाय पीने के लिए हम लोग आए हैं। पहले 3 ही का प्लान था, एक साथ में चला आया, बोलता है कोई होम्योपैथी का बढ़िया डॉक्टर बताइए। बोले क्या बात है भाई, तो नींद नहीं आ रहा है। अब बताओ, ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसको, नींद नहीं आ रहा। बोलता मुश्किल से 1 आध घंटा रात में सोते हैं। तो शहर का प्रभाव है, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। गाँव में देखिए मस्त खाना पीना खा के 10-11 बजे, पहले तो 7-8 बजे सो जाते थे जब लाइन बत्ती नहीं था, फिर भी 10-11 बजे लोग सो जाते हैं। 5-6 बजे उठ गए, ग्राउंड चले गए, टहल वहल के अपना बढ़िया से 8 बजे तक हेल्दी नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ 10 बजे लोग उठता है, उठने के बाद क्या करेगा, मोबाइल, थोड़ा सा स्टेटस वैसे कौन क्या लगाया है सब कुछ देखने के बाद, है ना, थोड़ा फिर ऐसे गोड़ हाथ झाड़ेगा, उसके बाद चाय कॉफ़ी जो हो, है ना, खाएगा वही 12 बजे। लड़कियां लोग तो लगता है थोड़ा सा भात, एक मिर्चा और थोड़ा सा सब्जी खाती है। आजकल ऐसे होती जा रही है, सही बता रहे हैं, है ना। और लड़का लोग भी कम नहीं है, उसका पता नहीं जीन्स कौन सी खूटी में पीछे अटका हुआ रहता है। हाँ वैसा भी है, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़की ही नहीं, लड़का का भी शिकायत है। तो जैसे हम लोग ज़्यादा की चाहत में क्या करते हैं, हम लोग का जो माइंड है वो अनकंट्रोल हो जाता है ना, फिर हम लोग अपने ही बस में नहीं रह पाते, ठीक है। कहता है कि हम लोग का जो पूर्वज था, आवर एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। कहता है सेट अ लिमिट ऑफ आवर इंडल्जेंस, उन्होंने भौतिक भोग विलासता का एक लिमिट सेट करके रखा, ठीक है। हमारे पूर्वज ने बोला कि नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, तो उन्होंने एक लिमिटेशन रखा। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली एट अ मेंटल कंडीशन, और उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस जो है मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी खुश है, जस्ट स्टिल मैन, है ना। लेकिन किसी के पास बहुत कुछ है, हाँ खुश नहीं रहता है। तो यह जो मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थिति में खुश रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखो माइंड को ना, एक हम जब बचपन में फील्ड पर जाते थे, एक आदमी थे, उन्होंने बोला कि जैसे से ऊपर से नीचे आओगे, है ना, तो उस तरह से आपका जो इम्पोर्टेंट सब चीज़ें हैं, सबसे ऊपर में क्या है, ब्रेन, इसको सबसे पहले कंट्रोल, इसको सबसे पहले मजबूत रखने की ज़रूरत है। फिर आँख, फिर है ना डेंटल कंडीशन, माउथ, फिर इधर चेस्ट वगैरह जो इनके अथी हैं। जैसे जैसे आप लोअर जाओगे वैसे आपके इम्पोर्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे कमेगा। तो इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, किसको, माइंड को। यही CPU है पूरे कंप्यूटर का, मान के चलो। अगर ये डिस्टर्ब तो पूरा डिस्टर्ब। स्ट्रेस वाला आदमी को जल्दी देखना क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, फलना ढकना, पता ना कौन कौन बीमारी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ सिग्नल दे रहा है ना सब शरीर को, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो हमारे एंसेस्टर जानते थे, पूर्वज जानते थे कि अगर हम किसी चीज़ का ऑल लिमिटेशन सेट करके रखेंगे तो हम लोग मानसिक स्थिति से क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। कहता है A rich man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. Rich are often to seen be happy, the poor to be happy, unhappy or poor to be happy. कहता है कि देखो खुशी जो है, अमीरी गरीबी तो भाई थोड़ा सा फर्क करेगा। आज के डेट में
अगर किसी आपको कुछ बढ़िया ढंग का खाने का हो, पैसा चाहिए, कुछ बढ़िया पहनना हो, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा अमीर है वो सबसे ज़्यादा खुश होगा, और जो वो सबसे ज़्यादा गरीब है वो सबसे ज़्यादा पुअर होगा। ऐसा नहीं है। तो कहता है कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अक्सर अनहैप्पी देखे जाते हैं, नाखुश दिखे जाते हैं। एंड द पुअर आर हैप्पी। और पुअर क्या होता है? हमेशा खुश देखा जाता है। नहीं, देखो आप देखे होंगे कोई गांव में जाइएगा, कोई ऐसा आपको टोला मिलेगा जहाँ छोटा छोटा बच्चा सब है, कुछ पहनले नहीं है ना, मट्टी में घुलटा घुलटा के है, लेकिन जस्ट चिल कर रहा है ना। अब कोई चल जाए गांधी मैदान, मम्मी के साथ गया, मम्मी के साड़ी कहाँ, अब तो मम्मी जीन्स पहनती है ना, हाथ पैर पकड़ के रोक कर ले मम्मी, है ना, खिलौना के लिए। होता था बचपन में, हम लोग भी किए हैं, है ना। कई बार बहुत ज़्यादा तंग कर दिया गार्जियन को ले देता था। अब क्या करेगा, बेइज्जती होने से बढ़िया है ले दिया। फिर घर आने के बाद जो विराट कोहली जितना स्ट्राइक रेट से नहीं मारा होगा रन, उतना पड़ता था, है ना, कि आगे बार से तुम बाजार में बेइज्जती ना कराओ, ठीक है। हमारा पास एक चौचौवा बंदूक था, 4-5 रगन का आवाज़ देता था, बस वही मेला में निकालते थे, और जहाँ भीड़ देखते थे वहाँ बजाते थे। ऐसे क्यों बजाना, अकेले काहे सुनेंगे। तो जहाँ भीड़ देखते थे निकाले, बजाए, चुई चाएँ 4-5 बार किया, फिर रख लिए। हंस रहा है, अरे ऐसे क्या मतलब, टीचर है तो मेरा का बचपन नहीं बीता होगा, मेरा ही बीता है, ऐसा थोड़े है। कैसे हाँ, तो वही वाली बात है, बोरा अंदर से क्रिमिनल है। आप बताओ, मेरा शकल ही क्रिमिनल वाला है। एक बार 8 बजे रात को मैं मखदुमपुर स्टेशन पे बैठा हुआ था, मतलब लैपटॉप वगैरह सब था, मैं ऐसे ना माथा रख के सो गया। सोचा कि 8 बजे सुनसान वगैरह है, 2 लड़का सिगरेट पीते हुए मेरे तरफ बढ़ रहा था। आई वॉज रिलैक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा से बड़ा कोई गुंडा थोड़ी ना होगा। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, उतना दूर तक आया और फिर मेरे को देखा, फिर वापस चला गया। पहली बार मेरे को लगा आई लुक सो डेंजरस मैन, ठीक है। मतलब चलो ठीक है, समझ गया होगा अपना ही है तो इधर इसे क्या छीनना करना है ना, तो वापस लौट गया। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अमीर क्या है, ऐसा नहीं है कि अमीर बहुत क्या है खुश है, गरीब क्या है ना खुश है, ठीक है। कहता है कि मिलियंस ऑलवेज रिमेन पुअर। मतलब मिलियन में, मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख से मिलियंस लिख दिया है, मतलब करोड़ों करोड़ों लोग जो लोग हैं गरीब ही रहते हैं यार, लेकिन क्या वो अच्छी नहीं है, खुश नहीं है? खुश हैं, ठीक है। कहता है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर। यही सब देखने के बाद हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने आप को अलग किया, किससे? लग्जरियस लाइफ से और प्लीजर लाइफ से। कहता है कि वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। जैसे अभी गांव में देखिएगा, अब तो थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। लेखक कहना चाहते हैं गांधी जी कि आज भी मैं उसी तरह के हलों से क्या करता हूँ, खेत को जोतता हूँ, जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज खेती किया करते थे। कहता है कि वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। कहता है कि बिल्कुल आज भी बिल्कुल उसे ही झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जैसे पुराने दिनों में क्या थे हमारे पूर्वज रहा करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रह गया। अब खेती ट्रैक्टर से होती है और गांव में लोग क्या रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में नहीं बल्कि एसी वाले घर में रहते हैं। गांव नहीं रह गया, स्मार्ट विलेज हो गया है, ठीक है। हाँ जी, सही है। जब पूरा विलेज ही स्मार्ट हो जाए तो फिर शहर में इतना क्यों अधिक क्राउड होगा? शहर में आप क्यों रहते हैं? कुछ सुविधाओं के लिए रहते हैं, ठीक है। कहता है कि हाँ, आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। कहता है हमारा जो एजुकेशन है बिल्कुल पहले की तरह ही चलता आ रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में भी क्या है, थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है ना। कहता है कि वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइव कोडिंग कंपटीशन। कहता है आज के डेट में लाइव कोडिंग कंपटीशन, समझ रहे हो, एकदम मुंडी काट प्रतियोगिता है, समझ रहे बात को। जेलसी ज़्यादा है लोगों को, आए फलानमा का 4 तल्ला हो गया, हमरो 4 तल्ला होगा। और थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, उड़ाओ रे, है ना, केस मुकदमा देख लेंगे।
तो आजकल एकदम क्या है, नेक टू नेक है, एकदम कंपटीशन हाई है, एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर गांव में किसी लड़की का शादी है तो समझो पूरा गांव की बेटी का शादी है, समझा? हाँ, गांव का इज्जत उसके साथ जुड़ जाता था। आज है? आज कुछ नहीं है। 4-5 घर उधर अपना डीजे बजा रहा है, वो कर रहा है, अब हो गया है ना? बताएं तो पहले तो ऐसा अगर हल्दी नॉर्मल लग जाता था, अब हल्दी के दिन भी पीछे पूरा पीला पीला जो बैकग्राउंड रहता है, हरे पत्तों से हल्दी लिखा हुआ रहता है। हो गया ना रे? बताओ। हाँ, बहुत कुछ वैरायटी भी आ गया। अब मेहंदी का रस्म रिवाज अलग। हाँ, और वो जो क्या आते हैं, मेकअप करने वाली आती है, पूरा बात करेगी, है ना? यहाँ तक लगाएगी मेकअप, अब पूरा बतियाएगी। घर में 2-4 कैंडिडेट आओ खोज लेगी, बुआ है, कहाँ रहती है, उनको भी लगवा दीजिए, है ना? बुआ की बेटी भी है। तो जो उसका खर्चा 4-5 हज़ार का कमाने का था, घर से 9-10 हज़ार बटोर के ले जाती है। हाँ, डांस गाना अलग। हाँ, डांस गाना अलग। तो अब क्या हो गया, चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो कहता है कि ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड चार्ज द रेगुलर बेस। कहता है कि पहले जो लोग लगता था, हेलो, पहले के लोग जिसका जैसे अपना व्यापार था उसी को लोग करता था और उसकी एक रेगुलर इनकम उसका आता रहता था। आज कंपटीशन टफ है यार। कहता है कि इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। कहता है कि बट आवर फोर फिदर न्यू दैट वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग दैट वी कुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर मोरल फाइबर। फोर फादर का मतलब ये होता है पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब ये होता है क्या होता है, पूर्वज। लेकिन हम लोग के पूर्वज जानते थे, क्या जानते थे, कि अगर हम लोगों ने मशीनरी का यूज करना प्रारंभ कर दिया तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसकी आदत पड़ जाएगी हमें। मोबाइल देखो, अच्छा है लेकिन अच्छा के साथ बुरा भी है। कितना क्या कह रहे, फ्री फायर खेलेगा, फ्री फायर नहीं तो क्या है, लोग बिजी हैं उसी में। और क्या है, अब तो भाई बाथरूम को मोबाइल को बाथरूम में भी ले जाता है, 5 मिनट का काम में 55 मिनट लगाता है। नहीं तो गुलामी है एक तरीके से। हाँ, क्या कर सकते हो, नहाते टाइम, बाथरूम जाते टाइम, कहीं भी हो मोबाइल रहना चाहिए, बजना चाहिए। नहीं तो हमारे पूर्वज पहले ही बोल चुके थे कि मशीनरी का जब आविष्कार करेंगे तो क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। देखिए देखो हर एक चीज़ का 2 एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को कम अपनाते हैं, निगेटिव को ज़्यादा करते हैं। निगेटिव चीज़ हमें पहले ज़्यादा दिखता है। आज मोबाइल है तब ना जी बातचीत सब कुछ हो जा रहा है, वीडियो कॉलिंग हो जा रहा है। पहले देखता था लेटर में कैसे वीडियो कॉल होता था, चिट्ठी पढ़ रहा होता है, फिल्मों में दिखाया जाता था और हीरोइन के फोटो आ जाता था। फाइल ऑफ वीडियो कॉल उसी समय इन्वेंट हुआ था। अब इधर हीरो पढ़ रहा है हीरोइन का चिट्ठी और क्या कर दिया, उसमें हीरोइन का फोटो आ रहा है। हाँ, पीछे तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा ही बजेगा ना, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या होगा। वही बात की जा रही है कि हम लोग मोरल फाइबर को लूज कर देते हैं। अब रहेगा आदमी कहाँ, कहीं बताएगा मोबाइल पे, हाँ सर यहाँ हैं, आ रहे हैं ना। अब नैतिकता खो दिया। एक तो हम लोग मशीनरी का क्या हो गए, गुलाम हो गए। कहता है कि दैट दे देयरफॉर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली व्हाट टू डू विद आवर हैंड एंड फीट। दे सॉ दैट द रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट। कहता है कि हमारे पूर्वज ने मशीनरी से दूर रहा क्योंकि हम उसके गुलाम हो जाते हैं, हमारा मोरल फाइबर जो वो कम हो जाता। और हमारे पूर्वज ने सोचा कि हम ऐसा काम करेंगे जिसमें हम हैंड और फीट का प्रयोग कर सकें। हैंड और फीट का प्रयोग करने का मतलब क्या, शारीरिक रूप से काम करें तो हमें ज़्यादा मतलब क्या होगा, सुखद होगा। क्यों सुखद होगा, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ बनेगी। जब हेल्थ सही रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से रहेंगे। आज देखो 100 वर्कर का काम एगो जेसीबी कर देता है 1 घंटे में। तो मशीनरी के चलते आदमी बेरोजगार भी हो रहा है और आगे आने वाले 5-10 साल में तो ऐसा बेरोजगार होगा कि पता ना क्या होगा इस दुनिया का। अब खेती रोबोट करता है, धान रोबोट काटता है, धान वही रोप देता है ना, ईंटा जो है वही सब जोड़ता है। तो रोबोटिक ज़माना आ गया है, बाल बच्चा नहीं रोबोट पालिए, ठीक है। हाँ, क्या करोगे। तो भाई शिक्षा बड़ी ज़रूरी है, नौकरी चाकरी ले लो, 2-3 पीढ़ी कम से कम मस्त रहेगा। एक तुम्हारे मम्मी पापा, एक तुम और तुम्हारा बाल बच्चा।
और ज़्यादा बढ़िया नौकरी लगा तो 4 पीढ़ी। अब वरना इस टेक्निकल युग में कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। अभी तो डिलीवरी कर रहा है इससे ना, बाइक वगैरह से, फिर जब ड्रोन वगैरह से करने लगेगा और दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो आप ढेला मार के तुरंत पिज्ज़ा जा रहा है, अरे मार ढेला, पिज्ज़ा हाथ में। नहीं, विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ कर लेते हैं। यहाँ देखा कोची जा रहा है, पिज्ज़ा निकाल, मार गुलेल, है ना। हाँ, कुछ जा रहा होगा, कोल्ड ड्रिंक सब खाने खत्म कर देगा। तो हम लोग तो भूखे नंगे लोग हैं, इतना अचानक से विकास कैसे देख लेंगे? छीन छोड़ करिए लेंगे। तो वहीं बोले कि हम लोग वैसा काम करें जिसमें हैंड और फीट का प्रयोग हो। ठीक है, टाइम बताना। 56 हुआ है ना, कोई बात नहीं, एक पैराग्राफ और मारते हैं। कहते द फर्दर रीजन दैट द लार्ज सिटी वेयर एस नियर एंड इजलिस इनकम्बरेंस। कहता है कि दैट पीपल वुड नॉट हैप्पी इन देम, दैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज। कहता है कि देखो हमारे पूर्वज है तो लार्ज सिटी से हमेशा दूर ही रहें। क्यों दूर रहें? क्योंकि बड़े शहर में यह एक प्रकार का ट्रैप है, जाल है कि हम बड़ा शहर में जाएंगे, बड़ा सुखद जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, क्या बोला? द फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर एस नियर, जो जितने भी बड़े बड़े सिटीज है वो एक प्रकार का ट्रैप है, एक प्रकार का जाल है। कहता है यूजलेस इनकम्बरेंस, एक झूठ मूठ का भीड़ है, वर्डन है, बोझ है। कहता है कि द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, जहाँ भीड़ भाड़ इलाके में पीपल क्या है, खुश नहीं रह सकते हैं। कहते हैं कि वहाँ चोरों की गैंग है, ठीक है, रॉबसी है, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति है, तथा वाइस फ्लोरिशिंग गंदगी फैलाने वाले लोग हैं। कहता है कि पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, पुअर लोग हैं जो हमेशा क्या किए जाते हैं, लूटे जाते हैं। किससे? अमीर लोगों से। ठीक है, और दे वेयर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेज, इसीलिए वो क्या थे, स्मॉल विलेज में संतुष्ट थे। पूछता है सवाल कि आवर एंसेस्टर वाज सेटिस्फाइड इन अ स्मॉल विलेज, क्यों? ये सब आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ चोरी है, रॉबरी है, फलना है, ढिकना है, ट्रैप है, झूठ मूठ का भीड़ है। तो हमारे पूर्वज क्या करते थे, ये सब जानते थे कि शहर में जो गरीब लोग हैं उसको लूट लेता है कौन, अमीर लोग। इसलिए वो गांव में ही खेती वेती करके आराम से रहते थे। ठीक है, 8 तक ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पार्ट में ख़त्म करूँगा। कहता है कि दे सॉ द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स एंड दे therefore held the sorrowings of earth to be inferior to the ऋषिज and a फकीर। देखो भारत हमेशा से ऋषि मुनियों का देश रहा है। ठीक है, भारत हमेशा से क्या रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। कहता है स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। ठीक है, कहता है कि यहाँ की जो राजा की जो तलवारें हैं वो भी कम पड़ जाएगा। इन्फीरियर का मतलब होता है कम पड़ जाना, छोटा पड़ जाना, और मतलब किससे, उसके इथिक्स वैल्यू के मूल्यांकन से। कहता है द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स एंड दे, कहता है यहाँ के नैतिकता में इतना गुण है कि राजा अपने तलवार के बल पे किसी का क्या करता था, वो न्याय नहीं करता था। यहाँ इथिक्स का ही, नैतिक का ही इतना वैल्यू था। अब देखो अशोक, उसको लगा कि नहीं भाई हम जनसंहार कर दिए, नरसंहार कर दिए, उसने अपना तलवार त्याग दिया। बहुत ऐसे लोग हुए जो हमेशा ऋषि मुनि, यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो हमेशा अव्वल दर्जे के रहे हैं। बड़े बड़े जो सॉर्विंग्स हैं, कहता है द हेड ऑफ सॉर्विंग्स ऑफ द अर्थ बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर। कहता है यहाँ के बड़े बड़े राजे महाराजे जो पूरे भारत पे, पूरे विश्व में कब्जा किए, लेकिन वो भी ऋषि मुनि फकीर से क्या पड़ गए, नीचे रह गए। यानी हमारी संस्कृति इतना बढ़िया था कि इथिक्स नॉलेज यानी मौलिक नैतिक शिक्षा के नीचे राजा का तलवार भी नहीं काम करता था। और जितना भी स्टेट का जो राजा महाराजा था, लगता था कि बहुत बड़े राजा हैं, वह भी ऋषि मुनि और फकीरों के नीचे ही रहते थे। मतलब ऋषि मुनियों का देश है, हमेशा से रहा। कहता है नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, यह एक नेशन है, उसका एक अपना संविधान है। कहता है दिस इज फिटर टू टीच अदर्स टू लर्न फ्रॉम अदर्स। कहता है कि फिटर का मतलब होता है सच्चा। कहता है कि यह हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारे पास देश का खुद का संविधान है और हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है। भारत एक हमेशा बात बोलता है कि मैं क्या हूँ, वो होता है ना शांति प्रिय देश होना, गुट निरपेक्ष का होना, ना ही किसी को उकसाता है लड़ने के लिए, ना ही किसी के साथ मिलकर लड़ता है।
तो कहता है कि भारत के पास एक खुद का संविधान है, उसे बल्कि दूसरे से सीखने के नहीं बल्कि उसको सिखाने की ज़रूरत है। कहता है कि द नेशन हैड कोर्ट, नेशन के पास कोर्ट भी था, ठीक है, लॉयर्स था, डॉक्टर्स था, बट दे वेयर विल विद इन बाउंड्स। अंग्रेजों के समय की बात है, हमारे देश में क्या नहीं था, कोर्ट था, डॉक्टर था, लॉयर था, लेकिन सब ये क्या थे, एक बंधन में थे, ठीक है। कहा जा रहा है कि बट एवरीबडी न्यू द प्रोफेशंस वर नॉट बिकरली सुपीरियर, लेकिन उस समय इनका जो अथी था वकील डॉक्टर का उतना बड़ा ओहदा नहीं था। आज के डेट में देखिए कितना बड़ा ओहदा है, डॉक्टर है तो उसका तिलक लगेगा 50 लाख, IAS है तो वही 50 लाख, सबका रेट फिक्स कर दिया है समाज ने, ठीक है, लॉयर है तो इतना। लेकिन उस समय क्या थी, इतना सुपीरियर नहीं थे। कहा जा रहा है कि मोर इवर दीज वकील्स एंड वेद डिड नॉट रोब पीपल। उस टाइम की बात है जब वकील और डॉक्टर किसी को ठगा नहीं करते थे, जड़ी बूटी से इलाज हो गया और कुछ तरीके से इलाज कर दिया, उनकी फी मामूली होती थी। आज जाइए, है ना, बोलिए गुड मॉर्निंग सर, क्या बोलेगा, 1000 रुपये इधर धर, ठीक है, हाँ लाइन लगाना पड़ता है ना। तो वही बात है। कहता है कि बस 1 मिनट कृपा कर दीजिए, नहीं तो मेरा हाँ। कहता है कि दे वर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर। पहले के वकील और डॉक्टर लोग पर निर्भर थे कि हमारा यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे, देखेंगे। आज लोग उस पर निर्भर है, वकील पे पूरा खेल खिलाता है वकील, पूरा डॉक्टरवा 4-5 तरह के क्या देगा, जांच देगा, है ना, तो बहुत सारा तरीका हो गया है। कहता है कि जस्टिस वर प्रोबेबली फेयर। जस्टिस क्या था, न्याय क्या था, पूरा का पूरा फेयर था। कहता है द ऑर्डिनरी रूल्स वेयर अवॉइड टू कोर्ट। छोटा मोटा अगर गांव में अथी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या करता था, कोर्ट नहीं जाता था। आज क्या करता है, चल थोड़ा देख ले वो कोर्ट में मिल, है ना, बात में धमकी है। कि देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर द पीपल इन टू देम। उस समय कोई दलाल नहीं था, आज दलाल है। अच्छा वकील चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, टिकट चाहिए, सब में आपका एजेंट है, ठीक है। कहता है दिस इविल टू वाज नोटिसेबल इन एंड अराउंड कैपिटल्स। लेकिन यह था, थोड़ा बहुत क्या था, राजधानियों के आसपास था, लेकिन तो गांव के लोग ना, पीपल क्या करता है, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोइंग देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। कहता है कि बड़े बड़े लोग जो शहरों में गए उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन जो लोग गांव में रहे, एग्रीकल्चर किए, छोटे मोटे झगड़ों को क्या किए हैं, सुलटा दिए। वेल वकील जो था अच्छा था बिहेवियर का, इसी चलते लेखक कहते हैं कि दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वो घर पे रहें, गांव में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। इसका अगला पार्ट भी आएगा, ठीक है।